अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का मेरे हाथ में फिर आज चाय का कप है। बहुत सारे प्यार करने वालों ने मुझसे कहा नहीं आप चाय पी लिया करें। वो बहुत बुरा है जिसने आपको चाय पीने से रोका है, तो आप उसकी बात ना सुने, आप चाय पी लें। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन लव यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपने मुझे चाय पीने की इजाज़त दे दी। चाय पी के मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती होती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताल्लुक़ है उनका जामपुर शहर से। ज़िला राजनपुर पड़ता है, मेरा ही इलाका है। फाजिलपुर शहर मेरे शहर का नाम है और राजनपुर ये डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। वहीं पे सैलाब की कवरेज आपने देखा, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, और उसी सिलसिले में और भी लोग मुझसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। और ये जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है तौसीब इलाही और इन्होंने अपना सिटी वही जामपुर बस्ती अल्लाह आबाद इनकी बस्ती का नाम है। यहाँ से इन्होंने कहानी भेजी है। जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी तो उसके बाद उन्होंने पूछा मेरी कहानी शामिल हो जाएगी। कहानी जो कोई भी मुझे भेजता है वो ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा लाजमी बनती है। सो आप लोग OCS में, यानी OCS का मतलब ऑफ कैमरा स्टोरी, कहानी भेज दिया करें। इंशाल्लाह ताला जैसे नंबर आएगा, जिस तरह इनकी स्टोरी मुझे मिली तो उसको हॉरर स्टोरी नंबर फलां लिख के सेव कर लिया, और जैसे इनका नंबर आया तो उनको मैं सुनाने जा रहा हूँ। जो इनके दोस्त हैं उनका फ़र्दी नाम मैं रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, वैसे तो इनका इलाका बनु आकल के करीब है, लेकिन उन्होंने कहा जो उनका छोटा सा गांव है उसका नाम भी आप चेंज कर दीजिए, रियल ना बताइए। लेकिन उनको कसम खानी पड़ी है बताने के लिए कि जी ये कहानी सच्ची है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस आप कहानी भेज दिया करें, कसमें वगैरह ना खाया करें। तो उन्होंने कहा जी एक सच्चा वाक़या है। लोग आपको कहानी सुनाते हैं, मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। कहानी से मुराद होती है स्टोरी, वो भी सच्चे वाक़यात ही होते हैं जो लोगों के साथ गुजरे होते हैं। उनका फ़र्जी नाम मैं रख रहा हूँ रहीम। आबाओ अजदाद तो उसी छोटे से गांव से वाबस्ता थे, मगर किसी वजह से उन्होंने उस गांव को छोड़ा और पाकिस्तान के एक बड़े शहर में आके आबाद हो गए। आबाद तो हो गए, लेकिन यादें, बातें, गुजरा हुआ वक्त, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वहीं पे थे। तो साल में कम से कम एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाते थे। अपने प्यारों से मिल के आते, उन खेतों को देख के आते, उन बागात को देख के आते, उन ज़मीनों को देख के आते, उन लहलहाती फसलों को देख के आते, उस बहती हुई नहर को देख के आते। यादें ताज़ा करते कि जब हम भी जवान थे तो यहाँ नहाते थे, खेलते कूदते थे। मैं भी आज जब अपने शहर जाता हूँ तो बहुत सारी यादें, अकेला जब मैं होता हूँ, कज़न वगैरह साथ होते हैं तो गपशप हो रही होती है, वरना जब अकेला होता हूँ तो सोच रहा होता हूँ यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था। ऐसे बहुत सारी बातें सबके साथ इस तरह यादें। अभी जो कहानी सुन रहे होंगे एक लम्हे के लिए तो उनको भी शायद किसी को याद आ गया होगा, हाँ अब तो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान में, हाँ ये कुछ था। जो शहर में है, हाँ गांव में ये कुछ था। बहुत सारी लोगों के पास यादें होती हैं। तो वो कहते हैं इस तरह हर दफ़ा चक्कर लगता रहता। बच्चे हो गए, यहाँ तक कि बच्चों को भी कभी कभी वो अपने साथ अपने उस छोटे से देहात में लेके जाते, दिखाने के लिए, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा था, जवानी गुजरी थी। उनका एक बेटा, रहीम का एक बेटा था सरफराज। ये भी एक फ़र्जी नाम है, रहीम भी फ़र्जी नाम है, कहानी सच्ची है। तो सरफराज कभी कभी उस गांव जाता, चक्कर लगाता। घर तो अब भी वहाँ मौजूद था, रिश्ते अब भी वहाँ मौजूद थे, और उसको उसी तरह वेलकम करते कि उनका खून उनके पास आया था। माना वो शहर में आबाद हो गए थे, लेकिन देहात वालों की मोहब्बतें, यादें ऐसी जुड़ी थी कि कोई भी बच्चा बड़ा वहाँ पे जाता तो इस तरह उसको खुशी से वेलकम करते कि जाने वाले का वापस आने को दिल ही ना करता, उसका दिल करता वो वहीं पे रह जाए। शहर में होता हूँ तो दिल करता है कैसे अपनी घर बीवी को छोड़ के राजनपुर जा रहा हूँ, और जब वहाँ जाता हूँ, रहता हूँ, तो वहाँ से वापस आते हुए वही दुख होता है कि इन सबको छोड़ के जा रहा हूँ। यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है। खैर ये फीलिंग अजीब सी आ जाएंगी। खैर सरफराज का प्रोग्राम बना, उसने कहा इस दफ़ा कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं। वो गांव पहुंचा। गांव वालों ने जिस तरह हमेशा मोहब्बत से उसको वेलकम करते थे, इस दफ़ा भी बहुत ही प्यार से उन्होंने उसको वेलकम किया।
उसके वहाँ दोस्त वगैरह बन गए, उसके कुछ कज़न भी थे, कज़नों के साथ उसका प्यार था, राब्ता रहता था, कज़नों की वजह से दोस्त भी बन गए थे। तो वो घूमता फिरता, उसको वहाँ पे मज़ा आता, वो जितना टाइम वहाँ पे रहता बहुत इंजॉय करता। उसके साथ भी वही सूरत हाल होती, वापस आने को उसका भी दिल ना करता। गाँव की एक अपनी मोहब्बत होती है, गाँव की एक अपनी चाहत होती है, उस मिट्टी से, उस लहलहाती फसलों से, उन बागात से एक प्यार सा हो जाता है। शहर की ज़िंदगी में अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान से जो लोग हैं, यूरोप से जो हैं, वो तो खैर एक बहुत बिजी लाइफ गुजारते हैं। हम शहर में जो रहते हैं इतनी बिजी लाइफ है, जब देहात जाते हैं तो वक्त ही नहीं गुजरता। वहाँ की लाइफ में एक अजीब सी खुशबू होती है, अजीब सा प्यार होता है, एक अजीब सा एहसास होता है। शोर इस शहर की ज़िंदगी में भी है, गाड़ियों का, बाइक का, हारन का, आवाज़ों का, खुशबू फ़िज़ा में फैली होती है, खाने तैयार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ अजीब ही एक महक होती है, वहाँ अजीब ही एक खुशबू होती है। मैं नहीं चाहता मैं इस तरह की बातें करूँ, आप लोगों को भी अपना देहात, अपना शहर, अपना मुल्क याद आ जाए जो प्रदेश में है। वो भी वहाँ पे पहुँचा, दिन उसके बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे थे, लेकिन एक बात जिसका उसको एहसास ना हो सका वो ये थी, जैसे ही मगरिब होती, यानी कि सूरज गरूब हो जाता, तो घर से फ़ौरन फ़ोन आ जाता। मोबाइल फ़ोन के दौर की कहानी है कि कहाँ पे हो, तो वो बताता कि जी मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, बस बेटा जल्दी से घर आ जाओ। पूछा कभी उसने भी नहीं कि इतनी जल्दी क्या पड़ गई है, लेकिन उसको ये बताया ये गया था कि देहात की लाइफ के अंदर मगरिब के बाद अमूमन लोग अपने घरों में पहुँच जाते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं और तकरीबन 8 बजने से पहले पहले सो जाते हैं। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे देहात, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे तकरीबन 8 बजे सब के सब सो जाते हैं। बहुत सारी जगह मॉडर्न हो गई, वहाँ पे भी 11-12 बजे जाते हैं, लेकिन आज भी कहीं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 8-9 बजे तक लोग सो जाते हैं। वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम था, वहाँ पे सारे सो जाते थे। लेकिन जब सरफराज जाता तो वहाँ पे दोस्तों की कुछ महफिल लगा करती। दोस्तों की ख्वाहिश होती थी सरफराज शहर से आया तो हम इकट्ठे बैठें, गपशप करें, क्योंकि उनको पता था ये मेहमान है, कुछ दिनों के लिए आया है और चला जाएगा। तो वो 8-9 बजे सोने की बजाय सारे दोस्त इकट्ठे होकर बैठ जाते और गपशप का सिलसिला जारी रहता। कभी 11 भी बज जाते, कभी 12 भी बज जाते। गांव के लड़के तो उस बात से वाकिफ थे, सिवाय सरफराज के। गांव का एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से इर्द गिर्द तो आबादी थी, लेकिन ये वाला गांव जहां पे सरफराज आया था, जो सरफराज का गांव था, ये वाला गांव तकरीबन 14-15 किलोमीटर स्टेशन से दूर था। और इसका जो रास्ता था, स्टेशन से चलते हुए आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते थे जहां पे नहर का एक पुल था। उस पुल को आप क्रॉस करते और क्रॉस करने के बाद पुल के, नहर के साथ साथ चलते चलते आप अपने गांव तक पहुंचते। उसी कच्ची सड़क पे जो नहर के साथ साथ थी, जिस पे आप गांव की तरफ जा रहे होते, ये एक वीरान सा रास्ता था। और सबसे अहम बात, इसी रास्ते पे जाते हुए एक बरगद का दरख्त भी आता था। जिस तरह पीपल का दरख्त होता है, बहुत सारे लोगों को इस दरख्त के बारे में ना पता हो, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ये ऐसा दरख्त होता है जिसके ऊपर रस्सों की तरह लंबी लंबी शाखें लटकी होती हैं। ऐसे लगता है कि रस्से किसी ने गोल गोल घुमा के नीचे लटकाए हुए हैं। ये बहुत घना दरख्त होता है, काफी दूर दूर तक फैला होता है। और ये जो बरगद का दरख्त होता है, इसके नीचे अमूमन शहर में भी आज जहां कहीं है तो ये इतना नीचे बड़ा होता है कि इर्द गिर्द बैठने के लिए सीमेंट की आग से बहुत सारे फर्श बना दिए गए हैं, गोल से, गोल दायरे की शक्ल में। उसके इर्द गिर्द लोग उसके ऊपर बैठते हैं। ये बहुत गहरी छांव करके रखता है ये दरख्त। जिस तरह पीपल का दरख्त काफी बड़े बड़े पत्ते और काफी दूर तक उसके छतरी जो बनी होती है ऊपर, इस दरख्त की भी ऊपर जो छांव की हुई छतरी होती है काफी बड़ी होती है। जितना भी गर्मी हो, आप इसके नीचे जाके बैठे तो एक ठंडक का सा एहसास होता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये बहुत पुराने हैं, शहरी जिंदगी के अंदर आज भी हैं, लेकिन बहुत पुराने पुराने ये दरख्त हैं।
और मेरा इन दरख्तों से जहाँ भी टाकरा हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैंने इनको खौफनाक पाया है। इन दरख्तों पे मैंने जिन्नात का साया पाया है। मैंने इन दरख्तों के ऊपर जिन्नात के पूरे कबीलों को आबाद पाया है। हो सकता है बहुत सारे दरख्तों पे ना हो, लेकिन मेरी निगाहों में, मेरी नज़रों से जो गुजरे हैं, मेरे तजर्बे में, वहाँ पे जिन्नात का ज़्यादातर बसेरा था। क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, वक्त के साथ साथ दरख्त कट चुके हैं। ये घने होने की वजह से, और इनका तना जो है इतना बड़ा होता है, जो एक दरख्त का तना होता है तकरीबन इस तरह के, उस तरह के जो एक सिंगल दरख्त होता है, उस तरह के 4-5 तनों को मिलाया जाए आपस में तो इतना बड़ा इसका तना होता है, नीचे वाला हिस्सा। जब वो शहर से अपने गांव की तरफ जा रहा था, उसी पगडंडी पे जो बड़ी सी एक कच्ची सी सड़क थी, साथ पे एक छोटी सी पगडंडी भी थी, एक तरफ नहर से थी, उस कच्ची सड़क पे जब वो अपनी गाड़ी पे जा रहा था, जो उसको छोड़ने के लिए वहां पे गई थी, छोड़ के गाड़ी ने वापस चले जाना था, तो वो भी उसी बरगद के दरख्त के नीचे से गुजरा। उस दरख्त ने उस पूरी कच्ची सड़क के ऊपर छांव की हुई थी, और उसका काफी हिस्सा उस नहर के ऊपर भी छतरी किए हुए था, नहर के ऊपर भी उसकी छांव होती थी। एक आम दरख्त जिस तरह एक नहर के किनारे उगा हुआ होता है, तो सरफराज की नज़रों में भी एक ऐसा दरख्त था, और वहां से गुजर गया। घर वाले उसको मगरिब के बाद बुला लेते, कहीं इर्द गिर्द वो दोस्तों के साथ घूमने गया होता, तो दोस्त भी जैसे अंधेरा होता कहते चलो यार अंधेरा हो रहा है चलें। उनमें से कुछ लड़के ऐसे थे, बहुत कम, जिनको उस बरगद के दरख्त के बारे में पता था। वो भी नौजवान थे, उसके दोस्त बन चुके थे, उसके कज़न भी। बुजुर्ग उस गांव के जो थे वो उस राज से वाकिफ थे जो उस दरख्त के साथ जुड़ा था। एक दफा ऐसा हुआ, गाड़ी तो उसको छोड़ के जा चुकी थी, अब वहां पे मोटरसाइकिल, मोटर बाइक जो थे आम वाले, उस पे वो दोस्त घूमते फिरते और मगरिब से पहले, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाते। एक दफा वो दूर कहीं चले गए और वापस आते आते काफी ज्यादा अंधेरा फैल गया। वो ऐसे मसरूफ हुए कि याद ही ना रहा कि घर भी जाना है, और जो हमेशा बुला लेते हैं अंधेरा फैलने से पहले, आज उनकी भी काली बेटा पहुंचे क्यों नहीं अभी तक। उन्होंने कहा जी दोस्तों के पास ज़रा मिलने के लिए दूर आ गया था, बस आ रहा। उन्होंने कहा जल्दी पहुंचो बेटा। कॉल इस अंदाज में बंद की गई कि बुलाने वाले जो पीछे थे वो बेचैन से हो रहे थे। बच्चा था, समझ सकता था इस बात को कि शहर से आया हुआ मैं लड़का हूं, तो मेरे लिए बेचैन से इसलिए भी हो रहे हैं। वो जो रास्ता था उसके बारे में ये ज़्यादातर पता था सरफराज को भी कि उस रास्ते पे चोरी चकारी या डाकू वगैरह भी खड़े होते हैं। वीरान सा रास्ता है, और अमूमन रात को वहाँ पे लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते। बाइक लूट लेते हैं, सामान लूट लेते हैं, चोरी या डाकू होते हैं वहाँ पे। उसने कहा परेशान ना हो, बस हम, माजरत ख्वाह हूँ मैं, हम लेट हो गए लेकिन हम लोग आ रहे हैं। वो वहां से रवाना हुए। जब उस बरगद के दरख्त के बिल्कुल करीब पहुंचे तो सरफराज पीछे बैठा था, कज़न उसका बाइक चला रहा था, तो किसी लड़की की आवाज ने उसका नाम पुकारा। उसने अपने कज़न से कहा यार रोकी रोकी, कोई मुझे बुला रहा है, कौन बुलाया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन साथ ही उसने कहा यार लेकिन ये आवाज तो किसी लड़की की थी, तुमने सुनी। उसने कहा नहीं यार मैंने तो नहीं सुनी। उसने कहा यार क्लियर मुझे किसने बुलाया, मुझे लगता है मेरा ही नाम पुकारा गया है। यकीन नहीं था कि नाम किसका पुकारा गया है, ये उसको यकीन था कि पुकारा जरूर गया है, किसी की आवाज आई है, और आवाज भी किसी लड़की की आवाज थी। उसने कहा चल यार रुकते नहीं है, रात का टाइम है और उन्होंने वैसे भी मना किया हुआ है, चल चल निकले निकले। बाइक चलाते हुए वहां से गुजर गए। ये पहला वाकया था जो सरफराज के कानों ने किसी की आवाज सुनी थी, लेकिन उसको अपना वहम भी समझ बैठा, या समझ बैठा रात का टाइम है, दूर किसी ने किसी और को आवाज दी हो और उसको ऐसा महसूस हुआ हो कि उसका नाम पुकारा गया है। दोस्तों के साथ फिर वो अपना वक्त वहीं पे गुजारने लगा। अब उसका टाइम क्योंकि करीब आ रहा था, उसने वापस भी जाना था, तो वो अब दूर दूर दोस्तों को मिलने के लिए रवाना हो जाता। जैसे अंधेरा फैलना शुरू होता पीछे से फोन आ जाता, बेटा पहुंचे क्यों नहीं, अभी तक रात हो रही है। जी अंकल मैं आ रहा हूं, बस मैं एक दोस्त से मिलने के लिए आ रहा हूं। वो सख्ती नहीं कर सकते थे उस बच्चे पे, और वो भी एक फर्मा बरदार बच्चा था, एहसास था उसके अंदर, और वो कहता जी जी मैं आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं।
दूसरा वाकया उसके साथ जो उस बरगद के दरख्त के नीचे हुआ, जब वो अपने कज़न के साथ आ रहा था, तो उसी जगह पे उसी दरख्त के नीचे जैसे ही वो पहुंचे तो उनका मोटर बाइक का टायर पंचर हो गया। उन्होंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, बड़ा दूर है, पहले ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और यहाँ पे टायर पंचर भी यहाँ पे ही होना था, अब क्या करें। चल कोई बात नहीं यार, चलते हैं यहाँ से। और वो फिर पैदल चलते हुए बाइक को साथ, जिस तरह साइकिल को साथ ले के चलते हैं, इसी तरह गांव पहुंचे। अब अक्सर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद वो इस तरह दूर दूर जाता अपने दोस्त जो उसके थे, मिलने वाले जो थे उनके पास, और वहां पे बैठ के गप्पे मारते मारते 8 भी बज जाते। और जब भी वो इसी दरख्त के नीचे से गुजरते तो कोई ना कोई वाकया जरूर हो जाता। लेकिन अभी तक उसको एहसास नहीं हो सका था कि इस दरख्त की कोई खास बात है कि जब भी यहां पे आते हैं कुछ महसूस होता है, उसको नॉर्मल ही समझता रहा। कभी बाइक बंद हो जाता, वो स्टार्ट कर रहे हैं, किके मार रहे हैं, पेट्रोल भी पूरा है, टायर पंचर भी नहीं हुआ, सब ओके, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। किके मार 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 आखिर किसी वक्त स्टार्ट हो गया, चल पड़े। इस तरह के वाकयात अजीब से होते थे। एक दिन वो जाग रहा था, अभी सोया नहीं था, कि उसने देखा बुजुर्ग एक जगह पे सारे जमा हैं। अक्सर बुजुर्ग भी कभी कभी एक जगह पे लेट नाइट तक बैठ जाते थे, वरना 8 बजे तक सब अपने अपने घरों को चले जाते, लेकिन बुजुर्गों की कभी कभी निशिस्त लग जाती तो वो भी बैठते 8, 9 क्या 10 भी बज जाते। आज उस गांव के काफ़ी बुजुर्ग आपस में किसी टॉपिक के लिए बैठे हुए थे या गप्पे मार रहे थे कि बैठे बैठे उनको देर हो गई। नौजवान आज सारे घरों में थे, सरफराज भी अपने घर में था। जब वो बाहर निकला बेचैन सा हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी कि आज बैठना भी नहीं हुआ, तो उसने देखा हुक्के की महफिल चल रही है, निशिस्त चल रही है, बुजुर्ग सारे बैठे हैं वहां पे, गपशप कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो यार बुजुर्ग हैं, चलो बैठ के इनकी बातें ही सुन लेते हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। उसके लिए वो बोर करने वाली बातें थी, उसको अपनी उम्र के नौजवानों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जहां पे वो चारपाइयां डाल के बैठे थे, उन्हीं के साथ चारपाई पे बैठने की बजाय दूर वो एक सीढ़ियां सी बनी हुई थी कच्ची, उस पर आराम से जाके बैठ गया कि मैं इनकी महफिल में खलल भी ना डालूं और मेरी वजह से ये ना हो कि इनका कोई ख़ास टॉपिक चल रहा हो तो वो रुक जाए, वो अपनी कंपनी को जारी रखें, मैं साइड पे बैठ जाता हूं। वो जब साइड पे बैठा और उसके कानों ने जो बातें सुनी तो उसको आधी समझ आ सकी, आधी समझ ना आई। वो बुजुर्ग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे और एक दरख्त की, जो बरगद का दरख्त था, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने जब थोड़ा और बातों को गौर से सुनने की कोशिश की तो ये उसी दरख्त की बातें कर रहे थे जो नहर किनारे रास्ते में बरगद का दरख्त आ रहा था। अब ये तो उसको क्लियर हो गया कि उस दरख्त की बात हो रही है जो उस जगह पे है, लेकिन लड़की की क्या बात हो रही थी। उसको उस लड़की के टॉपिक से इतना अंदाजा जरूर हुआ कि वो किसी गांव की आम लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी गैर मरई ताकत के बारे में बात कर रहे हैं जो अमूमन रातों को इस तरह की चीजें निकलती हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, इंसानों को डराती हैं। उस मखलूक के बारे में बात कर रहे थे और उसका नाम एक लड़की की सूरत में दे रहे थे। उसको मुखातिब जो कर रहे थे कि यार वहां पे वो लड़की नजर आती है। वहीं पे एक बुजुर्ग की उस पर निगाह पड़ी तो उसने कहा अच्छा पुत्र सरफराज क्या कर रहे हो, इधर आओ बैठो। टॉपिक चेंज कर दिया गया और उसके साथ बातें करते रहे। जब वो वहां से उठा जाके सो तो गया, लेकिन सोचता रहा ये किस तरह की बातें थी। लड़की की टॉपिक था, बरगद का दरख्त था, और ये क्या था। अगले दिन जब सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो वहीं पर उसने सबको बिठाया और कहा यार आज मुझे तुम लोगों से पूछना है, क्या तुम लोग जानते हो एक बात को। उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा रात बुजुर्ग सारे बैठे इस तरह की बातें कर रहे थे कि लड़की के बारे में इस तरह बात कर रहे थे और उस दरख्त बरगद के दरख्त के बारे में बात कर रहे थे। तो एक दोस्त ने कहा आगे बढ़ के यार मैं जानता हूं। क्या जानते हो। उसने कहा यार मैंने तुम्हें खुद से नहीं बताया, तुम शहर से आए हो, डर जाओगे, बाकियों को भी शायद नहीं पता, बेहतर ये इस टॉपिक पे ना पूछो, रहने दो। उसने कहा नहीं नहीं यार क्या हो गया, किस दौर की बात कर रहे हो, इस दौर में भी कोई इस तरह की बातें होती है, बताओ बताओ। सारे दोस्त उसको कहना शुरू हो गए यार बताओ, कोई बात नहीं, क्या बात है। उसने बताया वो जो दरख्त है वहां पे कोई चुड़ैल रहती है
जो भी वहां से गुजरता है कोई ना कोई उसके साथ हादसा पेश आ जाता है। कभी कभी वो बगैर गर्दन के सामने आ जाती है, सर कटी, और कभी कभी गर्दन के साथ सामने आ जाती है। उसका गुजर बसर रहना उसी दरख्त पे है और वो रात के टाइम पे ही आती है। इसलिए तुमने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग रात को फ़ोन कर रहे होते हैं, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, अंधेरा फैल गया है। तो उसी का खौफ है, अभी भी वो वहीं पे रहती है। जिनको उस कहानी का नहीं भी पता था वो भी सुन के खौफजदा हो गए, कहते हैं हाँ यार, हमने महसूस तो होता था बातों से, बुजुर्ग कभी हमें कहते नहीं थे, लेकिन रात को उस तरफ जाने नहीं देते, बहाने बहाने से टाल देते हैं, लेकिन शायद उन्होंने हमें बताया इसलिए नहीं कि हम खौफजदा हो जाएं। तो इसका मतलब है ये बात है। और सरफराज भी सोचना शुरू हो गया, अब मुझे वो रात जो बातें क्लियर समझ नहीं आई थी, तुम्हारी इस बात के बाद क्लियर समझ आ गई हैं। हाँ, यही टॉपिक था। यस, वो जो बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी अब बिल्कुल समझ आ गई हैं। वो इस लड़की की ये वाली बात कर रहे थे। सरफराज के जाने का टाइम आ गया था, तो वहीं पे उनका एक कज़न जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पता लगा वो भी वहीं मिलने के लिए आ रहा है। और उसको पता लगा कि सरफराज भी वहीं पे है। तो उसने सरफराज को फ़ोन किया कि रुक यार, मैं 1-2 दिन के लिए आ रहा हूँ, उसके बाद तू चला जाए, मुझे मैं इकट्ठे वक्त गुजारेंगे, पहले मैं चला जाऊँगा फिर तू आराम से चला जाए। तो सरफराज ने कहा चल ठीक है यार, आ जा। वो पहुंच गया, दोस्तों ने उसको रिसीव किया। वो 2-3 दिन के लिए आया था और 2-3 दिन उन लोगों ने खूब गपशप की, हल्ला गल्ला किया, अपने 2-3 दिन को सही मानों में एंजॉय किया। वो भी शहर की शोर शराबे की ज़िंदगी से आया था खामोश देहात की एक भीनी भीनी खुशबू वाली फ़िज़ा में वक्त गुजारने। और उसका भी वक्त ऐसा ज़बरदस्त गुजरा कि वो 2 दिन के बजाय 3 दिन का उसने 4 दिन का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन फिर उसने कहा नहीं यार, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं तो 2 दिन के लिए आया था, लेकिन 2 दिन और भी मैंने गुजार लिए, आगे यूनिवर्सिटी का मसला है, तो अब मुझे हर सूरत में जाना पड़ेगा। और मेरी ट्रेन जो आएगी वो रात के 12 बजे आएगी। तो सारे एक दूसरे की तरफ इस तरह देखना शुरू हो गए जैसे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे हो, रात के 12 बजे ट्रेन। उन्होंने कहा यार देखी जाएगी, अभी इसको दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गपशप ची, खाना शाया खा और बातें करते करते रात के 8 से 9 बज गए। याद आया ओहो, इसको तो आज छोड़ना भी है। तो एक दोस्त ने कहा यार बेहतर था कि हम शाम को ही चले जाते इसको छोड़ने के लिए। तो सरफराज ने कहा यार बात ये इसको तो नहीं बताना, ये तो परेशान हो जाएगा, इसको शाम को छोड़ने के लिए चले जाते, ट्रेन ने तो फिर भी 12 बजे आना है, हमें तो फिर भी ये तो नहीं हो सकता था कि उसको 6 बजे ही वहाँ पे बिठा के वहाँ वापस आ जाएंगे, लो जी 12 बजे ट्रेन आएगी, शाम के 6 बजे ही तुम यहाँ पे बैठ जाओ, 12 बजे तक इंतज़ार करो। मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। तो उसने कहा हल क्या? उसने कहा हल तो यही बनता था सिर्फ कि हम ही रात को जाएँ, घंटा पहले यहाँ से निकलें, 15-20 मिनट का सफ़र है, आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ, इसको छोड़ के 12 बजे इसको ट्रेन पर बिठा के 12:15 हम वापस आ जाएं। अब टाइम ही उसका ऐसा है ट्रेन का, हम कर क्या सकते हैं, मजबूरी थी। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ऐसे करो 2-2 बाइक पे चलते हैं, यानी कि 5-6 लोग 4-5 बाइक्स ले लेते हैं और सब 2-2 होके बैठेंगे, ताकि हम इस तरह 4-5 बाइक्स पे होंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि सबके दिमाग में खौफ था उसी बरगद के दरख्त का जिसके नीचे से उन्होंने गुजर के जाना था। और टाइम हो गया, कज़न ने अपना बैग तैयार किया और 11 बजे सब बैठ गए अपने अपने बाइक्स पे। बुजुर्गों को भी पता था कि उसको छोड़ना है और छोड़ने का टाइम यही है, तो उनके साथ 1-2 35-35 40-40 साल के जो कुछ नौजवान से थे वो भी शामिल हो गए, क्योंकि वो भी उस बरगद के दरख्त से वाकिफ थे कि चलें इसको छोड़ के आते हैं। सारे आगे पीछे बाइक्स पे रवाना हुए और जब उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे तो सब खौफजदा थे, सबके दिलों में आज बहुत ज़्यादा खौफ था। एक एक करके बाइक उसके नीचे से गुजरना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही सरफराज का बाइक नीचे से गुजरा तो उसको ऐसे लगा कि फिर किसी ने उसका नाम पुकारा है। आज आवाज़ पहले से भी क्लियर थी। उसने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा, पुकारने वाली लड़की का, जिसकी आवाज़ एक सुरीली सी लड़की की आवाज़ थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। उसने आगे बैठे अपने कज़न से पूछा आवाज़ आई तुम्हें? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा यार तेज़ चलाना। उसने कहा यार मैं तो रेस दे रहा हूँ, पता नहीं बाइक चल क्यों नहीं रहा।
ओ यार निकाल यहां से। जैसे कैसे उन्होंने खैर बाइक निकाला, स्टेशन पे पहुंच गए। वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, वीरान पड़ा हुआ स्टेशन था। पूछा ट्रेन आ रही है? उन्होंने कहा हाँ ट्रेन आज 15-20 मिनट लेट है लेकिन आ जाएगी। वहीं पे यूं गपशप करने बैठ गए, बाइक साइड पे खड़े किए और दोस्त थे, कज़न थे, नौजवान थे, बातें करते रहे कि टाइम का पता ही ना लगा। बातें करते करते ट्रेन आ गई। कज़न भी उदास था कि बहुत मज़ा आया, काश यूनिवर्सिटी का मसला ना होता, मैं कुछ दिन और गुजारता, बहुत मज़ा आ रहा था। उसको ट्रेन पे रवाना किया। जब ट्रेन पे वो सवार हो गया, रात की तारीकी में ट्रेन ने एक बड़ी सी विसल बजाई, एक सीटी सी बजाई, जो इशारा था कि लो भाई जो भी नीचे खड़ा है हवा खाने के लिए या वैसे ही उतर के खड़ा है, दोबारा से सवार हो जाओ, लो मैं चली। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजा दी तो इंजन ने आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू कर दिया। उस रेल की बिछी हुई पटड़ी पे आहिस्ता आहिस्ता इंजन आगे आगे चल रहा था और डब्बों को पीछे पीछे घसीट रहा था। कज़न जो ट्रेन पे सवार हो रहा था मुसलसल अपना हाथ हिलाई जा रहा था और नीचे खड़े हुए सारे दोस्त कज़न उसको हाथ हिला के अलविदा कह रहे थे। ट्रेन की लाइटें कुछ जल रही थीं, कुछ जगहों पे लाइटें बंद थीं, ज़्यादातर ट्रेन की लाइटें आबाद थी। तकरीबन 12:30 बजे सब मुसाफिर ट्रेन के अंदर सो रहे थे, जिनको नींद नहीं आ रही थी। वो भी ये मंजर देख रहे थे कि किसी का प्यारा सवार हुआ है जो छोड़ने के लिए कुछ लोग आए हैं, उसको हाथ हिला के खुदा हाफिज कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। रात की खामोशी के अंदर, जहां किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल, किसी चीज की हॉर्न की कोई आवाज नहीं थी, एक देहात की खामोशी थी। वहां पे डग 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 एक शोर करता हुआ इंजन था जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि उनकी आंखों के सामने ट्रेन चली गई। और जैसे ही ट्रेन वहां से चली गई तो उसके बाद वो बाइक पे जब सवार होने लगे तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से एक दूसरे की निगाहों में से एक दूसरे से सवाल किया, उसको तो हमने रवाना कर दिया, अब और मुश्किल मरहला है जिसको हमने पार करना है, टाइम और लेट हो चुका है और अब हमने उसी वीरान रास्ते से गुजरना है और उसी बरगद के दरख्त के नीचे से गुजर के जाना है। सबने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और उसी सिमत रवाना हुए जिस सिमत उनका गांव था। काश वो सोच रहे थे कोई और रास्ता होता, जितना भी लंबा होता, हम उस रास्ते से वापस चले जाते, हमें इस रास्ते से वापस ना जाना पड़ता। वो चलते 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 उस ब्रिज पे, उस पुल पे, छोटे से पुल पे पहुंच गए जो उस नहर का पुल था। उस पुल को क्रॉस किया और पटड़ी के और नहर के साथ उसी कच्ची सड़क पे पहुंच गए और उसी सिमत रवाना थे जिस सिमत उनके गांव ने आना था। लेकिन अभी कुछ ही फासले पे वो बरगद का दरख्त भी आने वाला था। बहुत चौड़ी वो सड़क तो नहीं थी, एक इतनी ही सिर्फ चौड़ी थी कि एक गाड़ी वहां से गुजर सकती थी। तो वो इस अंदाज में बाइक चला रहे थे, एक लेफ्ट एक राइट, दो दो इकट्ठे बाइक्स पे जा रहे थे, यानी हर बाइक पे दो दो बंदे बैठे थे। और जिस तरह अक्सर यहाँ बाहर वालों को तो इस बात का नहीं पता होगा, शहर में भी इस तरह करते हैं, दो बंदे आपस में कहीं यार दोस्त मिल जाएं तो रोड के ऊपर दोनों साथ साथ बाइक को चलाते हुए बातें करते हुए जाते हैं। तो वो भी इसी तरह सारे इकट्ठी बाइक को साथ साथ चलाते हुए जा रहे थे, यानी दो आगे जा रहे हैं, एक ही साइड पे बाइक चल रही है, एक ही साइड पे बाइक चल रही है, कभी आगे पीछे भी हो जाते, लेकिन इकट्ठे ही, ज़्यादा फासला नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आगे था कोई बहुत पीछे था, तकरीबन साथ साथ ही थे। वजह थी वो खौफ जो अभी उस मंजिल की तरफ पहुंचने वाले थे जहां पे वो बरगद का दरख्त था। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उस चुड़ैल के बारे में सुना था जो उस बरगद के दरख्त के नीचे रहती थी, और दिलों में अब खौफ था कि कहीं आज उससे आमना सामना ना हो जाए। और सबकी छठी हिस्स कह रही थी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आज कुछ बुरा होने वाला है। सबको यूं ही लग रहा था कि अभी से चंद सेकंड बाद, किसी भी लम्हे, वो चुड़ैल सामने आके खड़ी हो जाएगी।
बाइक उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जब दूर से वो बरगद का दरख्त का एहसास हुआ कि रास्ते में खड़ा वो छाँव किया हुआ दरख्त, जो दिन को तो बहुत अच्छा लगता था अपनी छाँव की वजह से, इस वक्त बहुत ही भयानक महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे का पूरा दरख्त ही चुड़ैल बन गया हो। चुड़ैल थी या नहीं थी, लेकिन इस वक्त पूरा दरख्त इस अंदाज में लग रहा था कि दरख्त ही जैसे चुड़ैल हो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे को आवाज़ दे के कह सके कि यार स्पीड ही बढ़ा लो, तेज़ी से निकलते हैं, क्योंकि उस कच्चे रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता रात का टाइम था चल रहे थे। लेकिन उस दरख्त को देखते ही एक ऐसा खौफ सा हुआ कि वो एक दूसरे से बात तक ना कर सके। दिल की धड़कन सबकी तेज़ हो गई और ऐसे जैसे रुकना शुरू हो गए। सरफराज जिस बाइक पे बैठा था, कज़न जो बाइक चला रहा था, उसको लगा कि बाइक पहले से और स्लो हो गई है। और ये सिर्फ इस बाइक के साथ नहीं हो रहा था, जितनी भी बाइक्स थी वो खुद ब खुद सारी की सारी स्लो होती जा रही थी। जब पहले बाइक वाले के साथ ऐसा हुआ, उसकी बाइक स्लो होना शुरू तो उसने रेस देने की कोशिश की। इसी तरह बाकियों ने भी बाइक को रेस देने की कोशिश की, लेकिन बाइक एक मखसूस स्पीड के साथ चल रही थी। ना रेस कम कर पा रहे थे, ना वो ज्यादा स्पीड बढ़ा पा रहे थे। रात की तारीकी, मशहूर बरगद का दरख्त जहां पे चुड़ैल का बसेरा, एक साइड पे नहर है, एक साइड पे खेत, सिर्फ चांदनी रात है और मोटर बाइक की जो लाइट्स हैं वो रोड पे कच्ची सड़क पे पड़ रही हैं। तो नजर आ रहा है कि रास्ता तो क्लियर है, लेकिन उस रास्ते में एक बला जो बरगद के दरख्त की सूरत में मौजूद है, वो दरख्त ही उस वक्त उनके लिए जिन और भूत और एक चुड़ैल बना हुआ था। उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ सरफराज को कि बाइक की स्पीड तो स्लो हो गई है, लेकिन उसका जो बाइक है वो ज़मीन पे चल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सड़क पे चल रहा है जैसे बहुत ही स्मूथ सड़क होती है। पाकिस्तान में जैसे मोटरवे है या बाहर मुल्क की जो सड़कें होती हैं, जब उन पे बाइक या गाड़ी चलती है तो धक्का नहीं लगता, इतना स्मूथ चलता है बाइक या गाड़ी कि लगता है गाड़ी रुकी हुई है, चल ही नहीं रही। वो इतनी स्ट्रेट सड़कें होती हैं, उनमें कोई जंप शंप धक्का नहीं होता, टूटी फूटी नहीं होती। और उस वक्त उसको भी लग रहा था वो किसी ऐसी रोड पे उनका बाइक चल रहा है जो इतनी स्मूथ है कि कच्ची सड़क पे पहले चलते हुए जो मुसलसल धक्के लग रहे थे, बाइक ऊपर नीचे हो रही थी, अब इतनी सुकून से चल रही थी। उसको लग रहा था कि कैसी सड़क बन गई है कि बाइक हिल तक नहीं रही। साथ ही उसके दिमाग में एहसास जगा, कहीं ऐसा तो नहीं बाइक तो चल रही है लेकिन उसके पहिए जमीन को टच नहीं हो रहे, बाइक हवा में उड़ रही है, उड़ते हुए उसी स्पीड से जा रही है जिस स्पीड से वो लोग आ रहे थे। जब बरगद के दरख्त के नीचे उन्होंने रेस देने की कोशिश की कि बाइक को तेज चलाएं, तो उसी वक्त बाइक ने तेज चलने से इनकार कर दिया। स्पीड वही की वही थी, फर्क सिर्फ ये पड़ा था कि सबके बाइक इस तरह महसूस हो रहा था किसी ऐसी रोड पे चल रहे हैं जिस पे धक्के नहीं है, बिल्कुल स्मूथ रोड है, हल्का सा भी बाइक नहीं हिल रहा। उस वक्त तक कोई भी नहीं जानता था कि बाइक फजा में उड़ते हुए जा रहे हैं, जमीन को टच तक नहीं हो रहे। और सरफराज को उस में महसूस हुआ जैसे वो अकेला नहीं है, उसके पीछे भी कोई आ रहा है। एक बोझ सा महसूस होना शुरू हो गया, घबराहट सी शुरू हो गई। ऐसा लगा जिस चीज से वो डर रहे थे, जिस चीज का सामना करते हुए कतरा रहे थे कि वो सामने ना आ जाए, तो ऐसा लग रहा था दिल की सिचुएशन इतनी खौफनाक सी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था उससे पाला पड़ चुका है। कैसे पाला पड़ा है ये किसी को समझ नहीं आ रही थी। वहीं पे एक कज़न उनका जो बाइक पे पीछे बैठा हुआ था, और बैठे बैठे ही खुदा जाने उसके साथ क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। और जैसे ही वो बेहोश हुआ तो जो बाइक चला रहा था वो मुतवज्जो हुआ और उसने पीछे उसको आवाज़ दी, उसको कहा, नाम लेके पुकारा, ओए क्या हुआ तुझे, हेलो क्या हुआ, बात सुन बात सुन। और उसको अंदाज़ा हुआ कि वो बेहोश हो चुका है। तो वो जब रात की खामोशी में जहाँ पे सिर्फ बाइक्स के इंजन जो चल रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी, जब वो लड़का बोला और उसने कहा, ओए इसको चेक कर, उसको क्या हुआ है, तो सारे उस तरफ मुतवज्जो हुए जिनकी दिलों की धड़कन बहुत तेज़ थी, जो बहुत घबराए हुए थे। बाइक उनके फ़ज़ा में उड़ रहे थे, सामने इस्तकबाल करने के लिए बरगद का दरख्त एक जिन का रूप धार के खड़ा था, वही एक चुड़ैल बन के खड़ा था। वहीं पे
कोई बेहोश हो चुका था। अभी बरगद का दरख्त कुछ ही फासले पे था कि उनको बाइक रोकने पड़े, क्योंकि कज़न बेहोश हो चुका था। और जब उन्होंने बाइक रोके तो सब खौफजदा थे, कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, फिर भी उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे। उसके करीब सारे गए, उसको कहा, उतरा कोई भी नहीं। जो बाइक उसके करीब था उसने कहा, इसको जगा, इसके सर को हिला। उसने उसके सर को हिलाया, सारे रुक गए। अब बरगद के दरख्त को छोड़ के पीछे जो आगे थे, उस लड़के से, जो लड़का बेहोश था, तो वो भी पीछे मुड़ के बात कर रहे थे। जो उससे पीछे थे वो भी कह रहे थे, यार इसको जगाओ। और इस तरह कोशिश जारी रखी गई, उसको सर को हिलाया गया तो वो झटका मार के जाग गया। क्या हुआ है? उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे कोई याद नहीं। उसने कहा, बस होश में आओ, होश कर, निकलना है, वो दरख्त सामने आ रहा है। वो लड़का जो बेहोश हुआ था, कुछ सेकंड्स के लिए उसको खुद एहसास नहीं था कि उसको क्या हुआ है। वो जब उसने सर इस तरह रखा कि आगे वाले को महसूस हुआ, पता नहीं वो कब से बेहोश था, जब आगे वाले को महसूस हुआ कि काफ़ी देर से हिल जुल नहीं रहा, सो गया है, क्या हुआ है, तो उसने उसको पीछे से नाम लेके पुकारा, ओए क्या हुआ है, हेलो, जिस तरह लड़के मुखातिब करते हैं। और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने एक हाथ से उसकी गर्दन भी हिलाई, सर भी हिलाया, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसको एहसास हुआ कि इसको कुछ हो चुका है, और वो ऊंची आवाज़ में बोला, यार चेक करो इसको क्या हो गया, बेहोश तो नहीं हो गया। तभी वो वहाँ पर रुके हैं और उसको होश में लाया है। अब वो होश में आ चुका था, जानता नहीं था उसके साथ क्या हुआ है। अब होश में है ना तू? सबकी आवाज़ के अंदर खौफ था, सब डरे हुए थे। उसने कहा, हाँ हाँ मैं होश में आ गया। उन्होंने कहा, चलो यार, चलो चलो, सफ़र जारी रखो, निकलो यहाँ से बस। ये अब लम्हा था जब बोलने की ताकत उनके अंदर आई थी। तो उसी लम्हे उन्होंने कहा, यार बस स्पीड मारो और जल्दी से निकलो यहाँ से, घर पहुँचे। बाइक के गियर लगा के बाइक सब फिर से चल पड़े। अब बाइक तो चले थे, लेकिन स्पीड अभी भी वही थी जैसे पहली, कोई भी तेज़ नहीं जा पा रहा था। कि वहीं पे सरफराज ने अपने सीधे शोल्डर पे किसी के हाथ को महसूस किया। वो इतना नर्म और मुलायम हाथ था कि उस हाथ ने जैसे उसके कंधे को टच किया तो उसको एहसास हुआ कि एक इंसान की हाथ जैसा हाथ, जिसकी साख बिल्कुल इंसानी हाथ जैसी है, वो उसके शोल्डर पे किसी ने रखा, और बहुत ही ज़्यादा नर्म है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ है। और उसने जैसे ही मुड़ के इस तरफ देखा तो वो एक काला स्याह हाथ था, और उसके लंबे लंबे नाखून थे। उसके लंबे लंबे नाखून थे, और उस हाथ ने उसके कंधे पे ऐसे आके रख दिया था। और उस हाथ को उसने जैसे ही देखा तो उसने डरते डरते पीछे मुड़ के देखा, तो वो हाथ बहुत लंबा था। ऐसा नहीं था जिसका हाथ था वो बिल्कुल पीछे थी। हाथ से तो अंदाज़ा हो गया था किसी लड़की का नर्म और मुलायम हाथ है, लेकिन काला स्याह है। लेकिन वो जो भी थी वो काफ़ी दूर से हाथ आ रहा था। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सिर्फ इतना देख सका कि कोई उड़ता हुआ उनके बाइक के साथ साथ दूर से हाथ, और जिसका हाथ था वो लड़की उड़ती हुई ज़मीन से उनके पीछे पीछे आ रही थी, चल नहीं रही थी, उड़ती हुई आ रही थी ज़मीन से, वो काफ़ी ऊंची थी। जैसे ही उसने उस हाथ को देखा और मुड़ के उस लड़की को देखा तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। उसने जैसे ही चीख मारी तो बाकी भी जो सारे घबराए हुए थे, उनकी दिल की धड़कन पहले ही तेज़ थी, वो कांप रहे थे। उन्होंने भी उसी लम्हे उस चीख की वजह से मुड़ के जब सरफराज की तरफ देखा तो उसी लम्हे उन्होंने भी उस चुड़ैल को अपने से कुछ फासले पे खड़े हुए देखा। सामने एक काली स्याह औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, ऐसे बाल थे जैसे सांप बने होते हैं, जैसे सांप लहरा रहे होते हैं, उसके बाल इस अंदाज में लहरा रहे थे। और हैरत की सबसे बड़ी बात यह थी, जिस दरख्त के नीचे वो खड़ी थी वहां पे एक रोशनी सी हो रही थी, जो चांद की रोशनी इर्द गिर्द फैली हुई थी, वो बहुत मध्यम सी थी। जिस जगह वो काली स्याह भूतनी खड़ी थी वहां पे काफ़ी तेज़, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन इतनी तेज़ थी कि जो चांद से ज़्यादा तेज़ थी। चांद की जो चांदनी फैली हुई थी, चांद की जो रोशनी थी, उससे ज़्यादा वो तेज़ रोशनी थी जो उस लड़की पे पड़ रही थी। और उन्होंने देखा उसने रेड कलर की, लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो काली स्याह थी। अभी तक वो जो हाथ था वो अभी तक दूर से सरफराज के कंधे पे था,
और उसके जो बाल थे, लंबे लंबे बाल, खुले हुए बाल थे, वो इस अंदाज में लहरा रहे थे जैसे सांप हों। और वो एक को नहीं, सबको महसूस हुआ जैसे सांप उसके लहरा रहे थे। काला स्या भयानक सा उनका चेहरा था, कोई भी उसके चेहरे को याद नहीं कर सका। सबको ऐसा नजर आया कोई भयानक सा काला स्या चेहरा था, क्योंकि उस पर नक्श कोई वाजे नहीं थे। आंखें, नाक, होंठ, कान, ये कुछ भी वाजे नहीं था। एक चेहरा जरूर था, महसूस होता था एक चेहरा है, गर्दन भी है। बाल सांप हैं असल में, जो लहरा रहे हैं, सांपों की तरह यूं लहरा रहे हैं, और अंदर चेहरा है। और वो काली स्याह थी, लाल कलर की उसकी साड़ी थी, उसके अंदर काला स्याह उसका जिस्म था। उसका पेट, उसके बाजू वो नजर आ रहे थे। स्लीवलेस उसने एक साड़ी पहनी हुई थी जिसके बाजू नहीं थे। काले स्याह उसके बाजू भी नजर आ रहे थे। एक बाजू जो था वो जमीन पे पड़ा हुआ था, इतना लंबा था कि जमीन को टच हो रहा था, और दूसरा बाजू उसने सरफराज के कंधे पे रखा हुआ था। और वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, डरा रही थी। इससे कोई भी वाकिफ नहीं था सिवाय इसके कि एक काली स्याह लाल कलर की साड़ी पहने उस बरगद के दरख्त के नीचे, जिसके बारे में सुन रखा था, यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, यकीनन ये वो चुड़ैल थी जो इस वक्त मौजूद थी, जिसका इतना लंबा बाजू था जो सरफराज के शोल्डर पे आया हुआ था। ये मंजर उन नौजवानों को बेहोश करने के लिए, डराने के लिए काफ़ी था। यह मंजर देखते ही वो सब के सब नीचे ज़मीन पे गिर पड़े, और इस अंदाज में वो कांप रहे थे कि बाइक के ऊपर बैठे बैठे ही वो, क्योंकि रुक गए थे, चीख की आवाज़ आई थी, और जैसी सबकी निगाह पड़ी तो असल में तो किसी को होश ही नहीं था, बाइक रुका कैसे, वो रुके कैसे, बाइक गिरा कैसे, बस इतना याद था कि वो ज़मीन पे गिर गए। जब ज़मीन पे गिर गए तो उसके बाद एक आवाज़ सुनी, उनमें से किसकी आवाज़ थी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा, भागो, जान बचाओ, भागो। ये एक ऐसा जुमला था जो सबके कानों ने सुना। उसके बाद सब के सब जो बाइक्स पे बैठे थे, बाइक वहीं डाली, और उसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। सरफराज भी उनमें शामिल था। वो लड़का भी जो पहले कुछ देर पहले बेहोश हो चुका था, वो भी कांप रहा था थर थर। वो भी उस आवाज़ को सुन के दौड़ रहा था। बाइक वहीं पे गिरे पड़े थे और वो भागते गए, पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा। शायद वो हवास बाख्ता हो चुके थे, कोई आवाज़ दी थी उस चुड़ैल ने, कुछ कहा था, कुछ किया था, कोई भी याद नहीं कर पाया था इस बात को, क्योंकि वो इतने जहनी तौर पे हवास बाख्ता थे। भागते 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 इतनी तेज वो जिंदगी में भागे, इससे पहले शायद जान बचाने के लिए वो कभी भी ऐसे नहीं भागे थे। सबको ऐसे लग रहा था कि अगर हम रुक गए, स्लो हो गए, तो ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। वो भागते भागते अपने गांव तक पहुंच गए। बुजुर्ग पहले ही खौफ के मारे जाग गए रहे थे कि नौजवान गए हैं, अभी तक वापस नहीं। और जब उन्होंने दूर से उनको भागते हुए देखा तो सब ने उनको पकड़ तो लिया, लेकिन सब चारपाइयों पे ऐसे गिरे कि सबके सबको बुखार हो गया। नीम पागल, नीम बेहोश से थे, सबके सब इतने डरे हुए थे। बुजुर्गों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बता कुछ नहीं सका। खौफ के आलम में चारपाइयों पे पड़ गया। रात सारी बुजुर्गों ने जाग के, घर वालों ने जाग के गुजारी, और सुबह उन सबको काफी तेज बुखार था। सबके सब नौजवानों को बहुत तेज बुखार हो चुका था। उसके बाद हकीम को बुला के, डॉक्टर को बुला के, जो भी था वहाँ पे दवाई भी उनकी ली गई, और वहाँ पे आमिल को भी बुलाया गया। और आमिल ने जब पढ़ाई की तो उसने बताया, इनके ऊपर, सबके ऊपर साया हुआ है उसी चुड़ैल का। और फिर उस आमिल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले बुजुर्गों के सामने उसने शायद बताया हुआ था, आज उसने नौजवानों के सामने भी वो बात कर दी कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। वो चुड़ैल हर उस नौजवान को जो कमारा हो, जिसकी शादी ना हुई हो, वो उसको अपने चुंगल में, उसको अपने जाल में फंसाती है। किसी भी बूढ़े को आज तक उसने नहीं रोका। जब भी वो किसी को फंसाने की, उलझाने की कोशिश करती है तो वो नौजवान और कमारे को, जो गैर शादीशुदा हो। अच्छा हुआ ये सारे इकट्ठे गए, अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी कि ये सारे भाग के आ गए, वरना वो इन सब की जान ले लेती। ये अल्फाज थे जो उस आमिल ने कहे थे। अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या थी, लेकिन आमिल ने ये अल्फाज कहे थे। 4-5 दिन के बाद जब वो सारे ठीक हुए, तब उन्होंने बताया
कि वो उस वक्त फिर उन्हें आपस में बातें की कि उसने कहा यार मैं रेस दे रहा था, बाइक नहीं चल रहा था। उसने कहा मेरे साथ भी यही था यार। उसने कहा मेरे साथ भी यही। तो सबने कहा इसका मतलब हम सबके साथ यही हो रहा था कि हम बाइक को रेस दे पा रहे थे लेकिन तेज़ नहीं चल रहा था। उसने कहा, सबने कहा हाँ हमारे साथ भी यही मसला था। और उसके बाद डिस्कस ये हुआ, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे साथ भी था कि बाइक धक्के नहीं लग रहे, स्मूथ चल रहा है। उसने कहा हाँ। उसने कहा मेरा भी। उसने कहा मुझे भी ऐसा लग रहा था। तब सबको अंदाजा हुआ कि उस वक्त सबके बाइक उड़ रहे थे जो उनको महसूस नहीं हो रहा था। वो इतने खौफ में थे कि उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा था। लेकिन वो मंजर सब ने देखा था, उस हाथ को सब ने देखा था जो एक लंबा बाजू सरफराज के कंधे तक आया हुआ था। कंधे पर उस चुड़ैल ने हाथ रखा हुआ था। और ये भी सबको याद था कि उसके जो बाल थे वो सांप की तरह लहरा रहे थे। वो काली स्याह थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था लेकिन उस पर कोई नक्श नहीं थे। और रेड कलर की साड़ी पहने हुए काला स्याह उसका जिस्म था। ये सब के सब ने देखा था। जब सरफराज बेहतर हो गया तो उसके बाद दिन की रोशनी में वो अपने शहर वापस पहुंच गया। वो कहते हैं अभी भी वो दरख्त वहीं पे मौजूद है। अभी भी वो गांव वाले उस तरफ जाने से कतराते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहाँ पे सिर्फ उस चुड़ैल का डर नहीं है, वहाँ डाकुओं का भी डर होता है, चोरी चकारी का भी डर होता है। ज़्यादातर डाकू भी उस सिमत से, मतलब उस बरगद के दरख्त के तो नीचे नहीं खड़े होते। वो 15 किलोमीटर का जो रास्ता है कहीं पे भी डाकू खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बाइक वगैरह लूट लेते हैं। तो आज भी लोग वहां से उस रास्ते से गुजरते हुए बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। ये सच्चा वाकया जिनका फर्दीनाम मैंने सरफराज रखा था, ये सरफराज के साथ वहां पे पेश आया था। तो मैं आपसे कहूँगा जो आपने मुझे कहानी भेजी है, आपका नाम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, बड़ा मुश्किल भी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो आपको इजाज़त दें, आप उनसे बात करें, तो मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा स्टोरी यहाँ पे मैं राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करना चाहूँगा। आपका नाम है जी तौसीब इलाही, बस्ती इलाहाबाद, जामपुर शहर है, बस्ती इलाहाबाद इनकी है। तौसीब भाई, आप उनसे बात कीजिए जो आपके दोस्त हैं। अगर वो इजाज़त देते हैं, वो बेशक साथ ना जाएं लेकिन वो दिन के टाइम पे क्या वो गांव वाले हमें वेलकम कर ले। मतलब कहने का मतलब ये होता है रात को हम 4-5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं राज प्रोग्राम की, और उसके बाद मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मतलब ये तो ना हो कि हम दिन को जाएँ तो कोई वेलकम ही ना करे। तो अगर उनसे रब्ता हो जाए, आप उनसे रब्ता करें, तो मैं वहाँ पर राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँगा। और हो सकता है मैं अकेला भी प्रोग्राम करने को तैयार हो जाऊँ। टीम मेरी आएगी ठीक है, नहीं तो मैं किसी की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालता होता। तो मैं खुद वहाँ पे अकेला रात को 3-4 घंटे गुजार के उसी बरगद के दरख्त के नीचे मैं रात गुजारूंगा और वहाँ पे शो करना चाहूँगा। उनसे आप बात कीजिए, अगर वो मान जाए तो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करता हूँ और मैं वहाँ बहुत जल्द अकेला राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँगा। अगर वो चुड़ैल है तो इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करके सिर्फ नहीं आऊँगा, उनकी ऐसी की तैसी करके आऊँगा। तो ये थी सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, जो मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊँगा। और लेकिन आप अगर मुझे कहानी भेजते हैं तो ये मत मुझसे पूछिए कि जी मेरी कहानी शामिल होगी। आपकी कहानी लाजमी शामिल होगी, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टोरी का मैं नंबर दे देता हूँ। हाँ, वो कहानी शामिल नहीं होती जिसमें आप लोग स्टोरी STORY लिखना भूल जाते हैं, वो शामिल नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं, पर्सनल नंबर हैं सबके, मैं किसी और को भी नहीं दे सकता कि कोई और बैठ के पढ़े, मिस यूज़ ना करे किसी के नंबर को, इसलिए मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता होता। तो मुझे खुद देखना होता है कि एक मैसेज को बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो जो यहाँ पे स्टोरी लिखा होता है STORY उसको तो मैं नंबर दे देता होता हूँ। जहाँ पे स्टोरी नहीं लिखा होता तो वो फिर समझें इधर उधर हो गया, आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकी। जो आप भी चाहते हैं आपकी कहानी शामिल हो, वॉइस मैसेज में आप कहानी रिकॉर्ड करके भेजें या फिर आप लिख के भेजें, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने जो भेजना है लास्ट वाला होना चाहिए STORY, स्टोरी। लाजमी आपने स्टोरी लिखना है, वरना शामिल नहीं होगी। और आपने इसको भेजना है मेरा पाकिस्तान से जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313665500, +92 313665500, और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।